मॉर्निंग क्लास आर पर्टिकुलर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा स्टार्ट करता हूं पावर प्लांट का जो है नेक्स्ट सेशन। कल हम पढ़ रहे थे थर्मल पावर प्लांट, चैप्टर नंबर 2 थर्मल पावर प्लांट। इसमें मैंने सप्लाई ऑफ मेकअप वाटर, जब पानी की थोड़ी सी कुछ क्षति या कमी हो जाती है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए हम सप्लाई टैंक के पहले से अपना जो है लगा कर रखते हैं, जिससे क्या होता है हॉट वेस्ट जो पानी आता है वो पहले उसमें से मिलते हुए फिर हम बॉयलर तक जो उसको है सेंड करते हैं। तो इससे क्या होता है जो पानी की कमी हुई थी या क्षति हुई थी उसकी प्रतिपूर्ति हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक आपका बनेगा वो होगा डस्ट कलेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज डस्ट कलेक्टर। डस्ट मतलब धूल कलेक्टर मतलब हिंदी में आप जो है इसको निस्तारण समझ लीजिएगा। ठीक है, वैसे इंग्लिश वर्ड आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये सब क्या टेक्निकल वर्ड हैं, हिंदी पढ़ना उतना अच्छा इसके लिए नहीं रहेगा। इस ऐसे सब्जेक्टों में आपको इंग्लिश जो है वर्ड्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में अगर मान लीजिए एग्जाम में आएगा तो कभी कभी हिंदी में धूल न लिखकर ऐसे लिख देगा डस्ट कलेक्टर, तो इंग्लिश वाले वर्ड को ही हिंदी में लिख देगा, तब आप यहाँ समस्या आपको हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका हिंदी क्या है। इसलिए अगर इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाली वर्जन को आप देख के क्लियर कर लेंगे क्या आप पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले समझिए डस्ट आता कहाँ है। जैसा आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट हम कोयले को जो है बर्न कराते हैं हीट अपना डेवलप कराने के लिए, और उस हीट का प्रयोग हम लोग करते हैं पानी को जो है बॉयल कराने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी कल मैंने बताया था हमारे से ऑक्सीजन अच्छी लेवल पर नहीं मिल पाया तो बर्निंग अच्छी नहीं होती है। ठीक, और कभी कभी क्या होते हैं कोयला जब जल जाता है पूरी तरह से तब भी उसमें कुछ जो है छोटे छोटे पार्टिकल जो है बचे होते हैं। उन पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो लगभग 80 माइक्रोन के आसपास होता है। समझ रहे हैं, 80 माइक्रोन के आसपास जो है कि जो कण हो सकते हैं वो बचे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी की भट्टी में कोयला बर्न कराएं तो उसके अंदर बर्निंग के बाद भी कुछ जो है ठोस कण बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी क्या होता है कुछ ठोस कण बच जाते हैं। उन ठोस कणों क्या होगा का जो लगभग साइज़ होगा वो 80 माइक्रोन तक होता है। और ये जब ये राख बचती है तो वहाँ जो धुआं निकलता है, अगर वो धुआं अगर अच्छी ऑक्सीजन लेवल उसमें नहीं था तो वहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो गैस वहाँ से फ्लू गैस जो निकलेगा, ठीक है, दहन के बाद जो गैस निकलती है उसको फ्लू गैस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो भट्टी में कोयला जलने के बाद उसमें कुछ ठोस कण बच जाएंगे। ठीक है, जिसका साइज लगभग 80 माइक्रोन तक होगा। और अगर वहाँ पर प्रॉपर बर्निंग नहीं हुआ है तो वहाँ पे CO2 की वजह CO गैस बन जाती है, जो क्या होता है फ्लू गैस के साथ मिक्स होकर जो है बाहर निकलती है। अगर अब हम इस फ्लू गैस को डायरेक्टली वायुमंडल में अगर छोड़ देंगे इस तरह से तो क्या होगा वायुमंडल हमारा प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होंगी जहरीले गैसें वापस वहाँ पे जाकर वातावरण में क्या होंगी मिल जाएंगी। तो उस केस में क्या होता है कि हमको धूल निस्तारण या डस्ट कलेक्टर का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि इन फ्लू गैसों को डायरेक्टली वायुमंडल में छोड़ने से पहले उसमें क्या होगा, देखिए राख बनेगा बर्न होने के बाद तो वहाँ पे डस्ट भी उड़ेगी। ठीक है, डस्ट भी हो जाएगा, फ्लू गैसों में आपका जो है CO भी मिक्स होगा। तो इन सबको डायरेक्टली वायुमंडल में छोड़ने से पहले हम क्या करते हैं इन गैसों में से जो जहरीली गैसें हैं उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इसको वायुमंडल में छोड़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले धूल कलेक्टर क्या हुआ, राख बचेगा, राख से धूल बनती है, जो फ्लू गैस निकलता है उसमें कुछ ठोस पार्टिकल भी हो सकते हैं जिसकी बर्निंग अच्छे से नहीं हुई है, उनका साइज 80 माइक्रोन होता है। और उन फ्लू गैसों में CO की मात्रा अगर होगी तो वो जहरीली गैस होती है। इस प्रकार हम इन फ्लू गैसों और धूल को यूं ही वायुमंडल में नहीं छोड़ सकते हैं, अतः इसका निस्तारण करना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम निस्तारण करने के लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धूल का कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे उसका अलग से निस्तारण करेंगे उसके लिए मेनली आपकी जो है 3 विधियाँ। ठीक है, पहला आपको जानने से सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा मैकेनिकल वाला यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक डस्ट कलेक्टर पहला हो जाएगा, यांत्रिक धूल निस्तारण। ठीक, नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक के बाद आपका हो जाएगा शुष्क प्रकार, इसको कहते हैं ड्राई टाइप। ठीक, नंबर 3 पे आप प्रयोग कर लेंगे इलेक्ट्रिक डस्ट कलेक्टर। ठीक है, विद्युत धूल निस्तारण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक डस्ट कलेक्टर। तो इनमें से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप यूज कर सकते हैं। अब यांत्रिक के अंदर क्या होगा, इसके भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। इसमें आपका वेट टाइप, स्प्रे टाइप और इम्पिगमेंट टाइप। ठीक है,
और सूखे वाले में आपका ग्रेविटेशन का प्रयोग कर लेंगे या साइक्लोन टाइप का, ठीक है। समझ रहे हैं। इसी की यांत्रिक की बात की जाए तो इससे एक तरह से क्या होगा, एक ऐसी संरचना बनाएंगे जिसमें से हम क्या करेंगे, अपने धूल और फ्लू गैसों को भेजेंगे। तो वहाँ पे थोड़ी सी मात्रा नमी रखेंगे इस प्रकार कि नमी से क्या होगा, डस्ट टकराएगा तो गीला हो जाएगा। यांत्रिक की बात करें, यांत्रिक में 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो गीला हो जाएगा, तो गीला होने से क्या होगा, उसका भार वेट बढ़ जाएगा, तो नीचे की तरफ क्या होगा, इकट्ठा आंसू कर जाएगा। तो एक इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। और जैसे इसकी बात की जाए, अगर शुष्क वाले में ग्रेविटी की बात की जाए, जो भारी कण होंगे ग्रेविटी से क्या होगा, नीचे बैठते जाएंगे, ठीक है। साइक्लोन प्रकार क्या होता है, हाई साइक्लोन की तरफ घुमाते हैं, तो उसमें से आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसकी बात करें, ठीक है। ऐसे इसमें आपको एक वेट का याद लिखिएगा। मान लीजिए एक पाइप है, उसमें से एक साइड से फ्लू गैसें भेज रहे हैं और वहाँ थोड़ी सी नमी किसी प्रकार से बनाई जाए। अगर हम थोड़ा सा पानी वहाँ गिराएं, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ पे हम कर नमी की व्यवस्था कर सकें, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पाइप है, ठीक, ये हमने किया, यहाँ से थोड़ा नमी की पानी की व्यवस्था की, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये फ्लू गैस आ रही है, तो यहाँ पर आपस में टकराएंगे। जैसे ही ये पानी के साथ यहाँ पे कांटेक्ट करेगा तो ये क्या होगा, भारी हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा आंसू कर जाएगा। तो ये इसमें का याद कर लीजिएगा। इस तरह से इसमें अलग करेंगे, मैकेनिकल का हो गया। इसकी बात करें तो ग्रेविटी की बात करें, सेम तरह से जो भारी कण होंगे ऑटोमेटिक अगर एक पाइप से दूसरी तरफ भेजेंगे जब, तो भारी कण जो होंगे वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ग्रेविटी का प्रयोग करके हम क्या नीचे तरफ उसको खींच के अलग कर सकते हैं। तो मेनली धूल निस्तारक क्या होता है, इसको न करने से क्या कठिनाइयाँ होंगी और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से 2 विधि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपके लिए क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इकोनोमाइज़र, ठीक है। इकोनोमाइज़र हिंदी में कहते हैं मितोपयोजक। अभी आपको मैंने कहा था कि इंग्लिश आप जरूर याद रखिएगा, इकोनोमाइज़र आपको याद होना चाहिए। इकोनोमाइज़र क्या होता है, देखिए जो हमारी फ्लू गैसें निकलती हैं तो उनके पास भी क्या होता है, प्रॉपर मात्रा में टेम्परेचर मतलब तापमान उनके पास भी होता है। जो गैसें निकलती हैं, जाहिर से देखिए वाटर है, ठंडा है, उसमें आप हीट देंगे तब वो गैस क्या होगा, उबलेगा, बॉयल होगा, और हीट देंगे तब ना गैस बनेगा। इसका मतलब क्या, जो गैसियस फॉर्म हमारा है उसके पास हीट ज़्यादा होती है। तो अंत में जो बर्निंग के बाद गैस निकलती है बॉयलर की भट्टी से, फ्लू गैस जिसमें धूल सब मिला था, ये बात करते हैं लोग, अगर उसको क्या करें, उसका जो टेम्परेचर है उसको हम क्या करें, जो पानी हम बॉयलर में भेज रहे हैं बॉयल होने के लिए, अगर उस फ्लू गैस के तापमान का प्रयोग करके एक ऐसा प्लेस बनाए, एक ऐसा चैम्बर बनाए जहाँ पे क्या करें, फ्लू गैस का टेम्परेचर जो है उसका यूज करके जो पानी हम भेज रहे हैं उसको पहले से थोड़ा सा हीट और दे दिया जाए, तो वो जो डिवाइस होती है उसको क्या कहते हैं, मितोपयोजक कहते हैं, ठीक है। तो मितोपयोजक क्या है, मितोपयोजक का प्रयोग फ्लू गैसों की उष्मा के प्रयोग से भरण जल को गर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। भट्टी से प्राप्त गर्म गैसों का प्रयोग बॉयलर ट्यूब, अतितापक ट्यूब एवं पूर्व तापक ट्यूब को गर्म करने में किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात क्या हो गई, मान लीजिए एक ऐसा चैम्बर बना देंगे डिवाइस, जैसे इसमें से पानी गुजर के बॉयलर में जा रहा है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके चारों तरफ फ्लू गैसों का टेम्परेचर यूज करा देंगे, उस फ्लू गैसों को वहाँ पर भेज देंगे। तो फ्लू गैस का क्या होगा, टेम्परेचर जो उसके पास तापमान था वो खत्म हो जाए, उसका प्रयोग करके क्या करेंगे, जो पानी हम बॉयलर में भेज रहे हैं उसको क्या कहते हैं, भरण जल, ठीक है, फीड वाटर, ठीक है। ये बॉयलर जो हमारा है, यहाँ पर जो पानी भेजा जा रहा है बॉयलर में, इस पानी को भेजते हैं, इस पानी को कहते हैं भरण जल, या आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे फीड वाटर, ठीक है। तो इस भरण जल को यहाँ बॉयल करना है तो हम वहाँ तो हीट देना ही देना है, लेकिन अगर जो फ्लू गैस निकल रही है इसकी भट्टी में से बॉयलर के, उस फ्लू गैस के पास जो तापमान उसका प्रयोग करके पहले से और हीट दे दिया जाए, तो जिस प्लेस पे या जिस डिवाइस के अंदर ये काम करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं, मितोपयोजक या इकोनोमाइजर कहते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, मितोपयोजक का प्रयोग फ्लू गैसों की उष्मा के प्रयोग से भरण जल को गर्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपका जो है मितोपयोजक हो जाता है। दूसरा आपका हेडिंग क्या बनेगा, इसके बाद आपका बना देंगे हम लोग ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मितोपयोजक। इसके बाद हम यूज़ करेंगे एयर प्री हीटर, ठीक है, वायु पूर्व तापक। अगली हेडिंग आपका एयर प्री
हीटर, इसमें क्या है कि नाम ही बताएगा, वायु पूर्व तापक। ठीक है, तो वायु को पहले से थोड़ा और गर्म करना, तो वो हीट कहाँ से लाएंगे हम लोग? वही जो क्या होगा, भट्ठी में जो ऊष्मा निकलेगी, भट्ठी में जो ईंधन का दहन होगा तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी, तो उस ऊष्मा का प्रयोग करके हम अगर वायु जो भेज रहे हैं उसमें उस पर यूज करके उस वायु को पहले थोड़ा सा और गर्म करके भेजा जाए तो क्या होगा, इससे बॉयलर की दक्षता क्या होती है, बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, वायु पूर्व तापक कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फ्लू गैसों का उत्पादन ईंधन के दहन से होता है। क्लियर, सबको पता है कि भट्ठी में क्या होगा, ईंधन का दहन होगा तो हमारा फ्लू गैस निकलेगा। ठीक, उसका क्या होगा, जो फ्लू गैस का निकलता है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और उसका तापमान भी उच्च होता है, अभी आपको बताया मैं। ठीक है, और बॉयलर में ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा का 25% फ्लू गैसों के साथ क्या होता है, प्रवाहित करता है। इसमें क्या है, जो बर्न करता है, जो हीट निकलती है वो फ्लू गैसों के साथ 25%, मतलब 1/4 भाग हीट वो लेकर फ्लू गैस निकल जाती है। ठीक है, यदि इस ऊष्मा को फ्लू गैसों में से उपयोग करें तो बॉयलर दक्षता क्या होती है, बढ़ जाती है। और बिन फ्लू गैसों के पास जो हीट है उस हीट का हम प्रयोग करें तो क्या कहते हैं, उस तो बॉयलर दक्षता और इफिशियंसी बढ़ा देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, वायु पूर्व तापक जो है कहा जाता है। ठीक है, वो हीट कहाँ देते हैं, जो वो उस हीट निकलती फ्लू गैसों को, उससे हम क्या करते हैं, कोयले को थोड़ा सा और पहले से गर्म करते हैं। कुल मिला के वहाँ पे क्या हो रहा था, पानी को हम लोग इकोनोमाइज़र में जो हीट, इकोनोमाइज़र से जो गर्म करा तो वो पानी था, जो पानी हम बॉयलर में भेज रहे हैं फीड वाटर को पहले से गर्म करके भेजते थे। यहाँ पे जो फ्लू गैसों का 25% निकलता है उसमें उसका हीट कहाँ यूज कर लेते हैं, उसका हीट हम यूज करते हैं कोयले को थोड़ा सा पहले से और गर्म करके भट्ठी में डालने से पहले। उससे क्या होता है कि कोयले को थोड़ा सा पहले से गर्म करके भेजेंगे तो कोयला और अच्छे से क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, उसे कहते हैं वायु पूर्व तापक। ठीक है, उस वायु क्या करते हैं, वायु का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं अपने कोयले को गर्म करने से। क्लियर है, ध्यान समझिएगा। भट्ठी में से जो फ्लू गैस का हीट निकला तो उस वायु को क्या करते हैं, उस वायु का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, भट्ठी में भेजने से पहले जो है कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छी बर्निंग जो है आपकी हो जाती है। ठीक है, ऐसे मान लो वायु भेज रहे हैं भट्ठी में भी क्या होगा, आपको उसे वहाँ बर्न का तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा, वो जो ऑक्सीजन जा रहा है भट्ठी में उस ऑक्सीजन को वो ऊष्मा दे दी जाए तो क्या होगा, कोयले का बर्निंग अच्छा होगा। सिंपल बात समझ रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कोयला हमने ये इसके क्या बोलते हैं, बॉयलर में भट्ठी जो नीचे फर्नेस है वहाँ पे कोयला लगाया है जलाने के लिए। अब फ्लू गैस जो निकल रही है उस फ्लू गैस को क्या करें, जो हवा भेजी जा रही है इस भट्ठी में, क्योंकि हवा का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन देंगे तो बर्निंग होगा। क्योंकि आप जानते हैं, कल ही बताया था एग्जाम्पल देखिए, तो वो जो ऑक्सीजन हम लोग जो वो हवा है उस हवा को थोड़ा सा गर्म अवस्था में भेजा जाए तो इससे अच्छी और क्या होगी, बर्निंग अच्छी होती है। तो वायु को पहले से और ताप देकर, वायु पूर्व तापक, वायु को पहले से और ताप दे दिया जाए, कुमला के वो ऊष्मा क्या हो, कोयले तक पहुंच जाए, तो इससे अच्छी कोयले की क्या होगी, दोनों तरफ आप कह सकते हैं कि जो हवा भेजा रही है वो या तो हल्का गर्म हो भेजा जाए, या सीधा क्या कि वो हवा क्या हो, भट्ठी में अगर थोड़ी सी वो गर्म हवा होगी तो बर्निंग और अच्छे से होगा। कुल के वायु का प्रयोग करना, दोनों में सही का प्रयोग करें। भट्ठी में से फ्लू गैस निकल रहे हैं, उसी के टेम्परेचर का प्रयोग करके फीड वाटर को गर्म कर दिया जाए, तो उस डिवाइस में जहाँ करेंगे उसको इकोनोमाइज़र कहेंगे। और अगर भट्ठी में भेजने से पहले क्या करते हैं, उस हवा को गर्म करके भेजा जाए, भट्ठी में कोयले को गर्म करने के, उस जलाने के लिए यूज किया जाए, तो आपका वायु पूर्व तापक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग आपका बन जाएगा भरड़ जल तापक। ठीक है, वायु फीड हीटर। अगली हेडिंग आपका भरड़ जल तापक फीड वाटर हीटर। अब देखिए आपके दिमाग में ये बात आएगा कि सर अभी जो फीड वाटर हीटर, हमारा फीड वाटर था, हम लोग जो बॉयलर में पानी भेजे थे उसको तो हम लोग गर्म कर रहे थे मिथोप्रयोजन मतलब इकोनोमाइज़र में, अब अलग से भरड़ जल तापक का प्रयोग क्यों, तो वहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इकोनोमाइज़र होता है, इकोनोमाइज़र जो होता है मिथोप्रयोजक, यहाँ पर क्या करते हैं, जो फ्लू गैस है उसका टेम्परेचर, उसके तापमान का प्रयोग करके पानी को गर्म करके भेजते हैं बॉयलर में। लेकिन भरड़ जल तापक में जो गैसें हमारी निकल रही हैं, कहाँ से, जो गैसें हमारी स्टीम निकलती है ना बॉयलर से, सॉरी बॉयलर यहाँ से टरबाइन से जो यहाँ पर जो स्टीम आई, अब वो स्टीम बच जाती है तो उस स्टीम को कहाँ भेजते हैं, कंडेंसर भेजते हैं ना, तो इसी स्टीम के टेम्परेचर का अगर प्रयोग करके हम पानी को गर्म करके भी वापस से भेजे बॉयलर में, तो जो टरबाइन से निकलने वाली भाप के टेम्परेचर से पानी गर्म करके बॉयलर में भेजने वाला सिस्टम क्या कहलाएगा, भरड़ जल तापक। और भट्ठी में
बॉयलर की भट्टी से फ्लू गैस जो निकल रहा है उसके टेम्परेचर का प्रयोग करके पानी गर्म करके भेजा जाए तो उस डिवाइस को इकोनोमाइज़र कहा जाएगा। ठीक है, ऐसी डिवाइस जहाँ पर फ्लू गैसों का प्रयोग करके फीड वाटर हीटर गर्म किया जाता है उसे इकोनोमाइज़र कहते हैं। और ऐसा डिवाइस जहाँ पर भाप के टेम्परेचर, टरबाइन से निकलने वाली भाप के टेम्परेचर का प्रयोग करके, तापमान का प्रयोग करके पानी को गर्म करने के पश्चात बॉयलर में भेजा जाता है तो उस डिवाइस को भरल जल तापक कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे हीट बैलेंस और दक्षता। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इसमें समझना है दक्षता क्या होती है, इफिशिएंसी क्या होती है। सिंपल सी बात है, दक्षता एफिशिएंसी, इसी में एक आगे आपको वर्ड लिखा दिखेगा हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन। ठीक है, बस समझना है दोनों आपस में क्यों पड़ जाते हैं। देखिए हीट जो पूरे हमारा जो वर्किंग था थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है, स्टार्टिंग है बॉयलर से आपका टरबाइन से कंडेंसर से हॉट वेल से आपका पंप के थ्रू वापस बॉयलर में, ये साइकिल चल रहा है। इसमें क्या करें, अगर ऊष्मा का संतुलन बराबर हम लोग बनाए रखेंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, अच्छी होगी। इसी का प्रयोग कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया कि बॉयलर से जो फ्लू गैस निकला उसका प्रयोग करके पानी को और गर्म करके भेजिए, अच्छा होगा। फ्लू गैस के पास टेम्परेचर है उसको क्या करें, पहले से जो हवा ऑक्सीजन जा रही है उसमें गर्म करके, कोयले को गर्म करके या उस ऑक्सीजन गर्म अवस्था में पहुँचाया जाए उस हवा को, तो कोयले का बर्निंग अच्छा होगा। देखिए हीट का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ से जो स्टीम निकला उसका टेम्परेचर प्रयोग करके क्या बोलते हैं, भरल जल तापक का इस डिवाइस का प्रयोग करके उस पानी को गर्म करके भेजा जाए, तो ये पूरा कंडीशन जो बना रहा है इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा का संतुलन हम लोगों ने कर रखा है। ऐसा करने से क्या होता है, एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी का सिंबल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जो दक्षता होता है इसका सिंबल होता है ईटा, इसको क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं। ठीक है, इसको ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और सिंपल एक परिभाषा याद रख लीजिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो वहाँ अगर एफिशिएंसी लिखा है दक्षता, ठीक है, दक्षता बराबर क्या होता है उसका एक सूत्र बताऊंगा, हर जगह काम करेगा, लेकिन जैसी डिवाइस होगी उसके हिसाब से नाम जो है चेंज होगा। ये आपका होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट मतलब क्या, कितना जो है निर्गत हो रहा है और कितना हमने निवेश दिया था। ठीक है, निर्गत जो चीज़ होगा, अब चाहे निर्गत कार्य हो चाहे उसमें कुछ भी जो निर्गत हो, और हमने निवेश क्या किया था, क्या हमने इनपुट दिया था और क्या आउटपुट निकला, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। पूरे किसी भी सब्जेक्ट के लिए इफिशियंसी का मतलब यही होता है कि दक्षता क्या चेक करेंगे, मानिए गाड़ी में हमने पेट्रोल डाला 1 लीटर, अपने बाइक में कितना किलोमीटर चला, तो इनपुट क्या हो गया, 1 लीटर डाला, कितना आउटपुट आया, कितने किलोमीटर चला। तो अगर उसको चेक किया तो क्या बनेगा कि गाड़ी की हमारी इफिशियंसी कितनी है। अगर पूछेगा कोई कि इफिशियंसी आपकी गाड़ी कितनी है तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर है, मतलब क्या कि 1 लीटर में 40 किलोमीटर जा रही है। तो ये क्या एक आउटपुट बता रहा है वो कि हमारा 40 किलोमीटर गया तो आउटपुट हो गया 1 लीटर तेल में, तो इफिशियंसी उसकी क्या आएगी, निकाल लीजिएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज कर देंगे तो आपको क्या होगा, प्रतिशत में आपका निकल जाएगा। तो निर्गत बड़े निवेश, तो टरबाइन की कैसे बात करेंगे तो यहाँ 2 तरह से बन जाता है। पहला आपका होता है सकल ऊष्मीय दक्षता, टरबाइन के केस में 2, सकल ऊष्मीय दक्षता, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ उसको मैं, ग्रॉस थर्मल एफिशिएंसी। इसे पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बान सुने ना, वही है। सकल का मतलब क्या, ग्रॉस, ऊष्मीय का मतलब थर्मल, और दक्षता मतलब एफिशिएंसी। क्लियर? देखिए क्या होता है, आपको यही ध्यान रखना चाहिए, क्या हो जाएगा, निर्गत कार्य बते बॉयलर द्वारा भाप को दी गई ऊष्मा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट कहाँ से निकलेगा, हमारा आउटपुट हम लोग क्या बनाना है, पावर प्लांट में बिजली बनानी है, इसका मतलब क्या होगा, जनित्र द्वारा मतलब जनरेटर द्वारा। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, जनित्र द्वारा निर्गत कार्य, जनित्र द्वारा निर्गत कार्य मतलब क्या, जनरेटर कितना कार्य जो है आउटपुट कर रहा है, कितना कार्य जो है बाहर निकाल रहा है, और बटे बॉयलर द्वारा भाप को दी गई ऊष्मा, भाप को दी गई ऊष्मा, इन दोनों का जो रेशियो होगा क्या कहलाएगा, सकल
उष्मीय दक्षता कहलाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब इसमें सब क्या, इसको और शॉर्ट कर लिख सकते हैं, निर्गत कार्य बटे भाप को दी गई उष्मा। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि निर्गत कार्य और भाप को कितनी उष्मा दी गई है, इन दोनों के जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, सकल उष्मीय दक्षता कहते हैं। अब पूरा पर लिखना है तो जनित्र द्वारा निर्गत कार्य बटे बॉयलर द्वारा दी गई भाप को दी गई उष्मा। नंबर 2 आपका जो इफिशिएंसी हो जाएगा उसका नाम रखेंगे शुद्ध उष्मीय दक्षता। ठीक है, शुद्ध उष्मीय दक्षता। ये तो हम पढ़ते हैं कि हमने कितना दिया कितना निकाला, लेकिन शुद्ध का मतलब क्या, नेट। नेट कितना होगा, ओरिजिनल में कितना होगा, नेट थर्मल एफिशिएंसी कितनी होगी, कुछ ना कुछ कम होगा। जो चीज़ हम मान चलते उतना होता नहीं है, तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यही सेम रखिएगा। इसमें एक चीज़ क्या करें, माइनस करेंगे, जनित्र द्वारा निर्गत कार्य माइनस करना पड़ेगा क्या, पंप द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, भरण पंप द्वारा किया गया कार्य, भरण पंप द्वारा किया गया कार्य। ठीक, बटे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे था वही। ठीक है, बॉयलर द्वारा भाप को दी गई उष्मा। क्लियर। तो ये आपका क्या हुआ, ये चैप्टर यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के मेन चीज़ें समाप्त हो गई। सबसे पहले क्या हम समझेंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, उसकी वर्किंग, तो चैप्टर 1 में समझा दिया था। ठीक, वो हो गया। उसके बाद जो छोटे डिफिनीशन थे वो सब का हमने चर्चा किया था बॉयलर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद उसमें जो राख निकल रही है उसको कैसे संभालेंगे। अभी आज पढ़ा कि धूल जो निकल रहा, फ्लू गैस निकल रहा, उसको कैसे, उसका जो है कलेक्शन और निस्तारण कैसे उसको करेंगे। 3-4 डिवाइसेस पढ़ी। ठीक है, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, फीड वाटर हीटर, कल पढ़ा सिलेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मेकअप वाटर। ये सब्जेक्ट क्या है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ये आपका आउटपुट, आपका एफिशिएंसी बराबर इतना होता है, तो इसका लिखेंगे सकल उष्मीय दक्षता बराबर इतना। अगर सिंबल दिखाना होगा तो ऐसे ईटा करके ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी हो गया, नेट हो गया। ठीक, तो नेट का मतलब क्या है, अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, नेट इस वाले केस में क्या है, दक्षता वाले केस में, कि हम जो पंप हमारा पानी भेजने के लिए पंप लगाए हैं, बॉयलर जो पानी भेज रहा है, ठीक, तो उसमें भी जो क्या कुछ कार्य करेगा वो, तो उसमें भी कुछ हमको लॉस होगा। तो नेट वाले में उस कार्य को क्या करें, कितना कार्य करने में उष्मा लगा रहे हैं, कितना वर्क उसमें हम लगा रहे हैं, उसका माइनस करके, और बॉयलर को जितनी भाप जो बॉयलर उष्मा को क्या बोलते हैं, भाप को जो उष्मा दी जा रही है बॉयलर द्वारा, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको नेट मिल जाएगा, शुद्ध वाला जो है, और बाकी ग्रॉस वाला इतना। ठीक है, ग्रॉस का मतलब संपूर्ण होता है हिंदी, तो ग्रॉस का मतलब क्या, पूरी बात करेंगे, लेकिन नेट जो शुद्ध पूछेंगे तो ये वाला। ठीक, ये 2 तरह से हो जाएगा। तो चैप्टर आपका थर्मल पावर प्लांट का जो ये चैप्टर था, ये आपका यहाँ पे मेन चीज़ें क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अब आपका इसके बाद चैप्टर है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, पावर प्लांट है। ठीक है, अब उसकी चर्चा करेंगे। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, अभी कोयले का प्रयोग कर रहे थे, भाप स्टीम बना रहे थे, जनरेटर क्या बोलते हैं टरबाइन चला रहे थे, उस जनरेटर लगा के बिजली बना रहे थे। अब क्या होगा, हाइड्रो मतलब पानी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, इसको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है संपर्क करिएगा, या आप लोग डाउट सेशन कुछ डाउट होगा तो इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसको आप फिर से हम जो है चलवा डाउट सेक्शन आपका, मैं डाउट सेक्शन एक लेक्चर का लगा दूंगा। ठीक है, तो आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।